अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोहिउद्दीन नवाब का ये सिलसिला शुरू हुआ है और ये दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है, समाप्त फरमाइए। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर ये नावल आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे हर एक के घर में जो होता है उसके लिए मोहिउद्दीन नवाब साहब ने बहुत अच्छी अक्कासी की है और एक बार ये देखना चाहिए। एंटरटेनमेंट भी है इसके अंदर और हमारे माशरे में क्या क्या होता है, किस तरह से लोग जो है सो एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और अपनी मनमानी करने के लिए और लोगों को धोखा देने के लिए क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल होते हैं। तमाम बारीकी से मोहिउद्दीन नवाब साहब ने बहुत बेहतरीन अंदाज में ये नावल लिखा है। एक बार ज़रूर पढ़िए आप लोग। अब शुरू करता हूँ, चलिए दूसरा पार्ट शुरू करता हूँ। उरुज ने फ़ोन के पास आकर रिसीवर उठाया, फिर इसे कान से लगाकर कहा, अस्सलाम वालेकुम, मैं उरुज बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से फलक आफ्ताब ने कहा, बेटी मैं आईनी का ताया बोल रहा हूँ, क्या आईनी तुम्हारे पास है? जी हाँ, ये मेरे पास है, आप इत्मीनान रखिए। इत्मीनान तो है बेटी, तुम दोनों एक दूसरे को किस कदर चाहती हो ये हम सब जानते हैं, लेकिन आज इसका यहाँ रहना ज़रूरी है। इसके अब्बू की मग़फ़िरत के लिए कुरान ख़वानी हो रही है। जस्ट ए मिनट अंकल। उरुज ने रिसीवर के हाथ माउथ पेस पर हाथ रखकर आईनी से कहा, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तेरे पास कुरान ख़वानी हो रही है? तुझे क्या बताती? ताया अब्बू का जब जी चाहता है कुरान ख़वानी करवा देते हैं। अब्बू के नाम से गरीबों और मोहताजों को कुछ ना कुछ देते रहते हैं, पता नहीं कुछ देते भी हैं या नहीं, मगर सखी दाता की हैसियत से नाम कमाते रहते हैं। कुछ भी हो, जब कुरान ख़वानी हो रही है तो तुझे घर में रहना चाहिए था। मैं वहाँ रहकर क्या करती? क्या तू नहीं जानती कि मुझे अच्छी तरह दिखाई नहीं देता? मैं कलाम पाक कैसे पढ़ सकती हूँ? कलाम पाक नहीं पढ़ सकती, नमाज पढ़ सकती है, अपने अब्बू के लिए दुआ मांग सकती है। मैं शाम को तेरे साथ यहाँ से चलूँगी तो हम दोनों नमाज अदा करेंगे और अब्बू के लिए दुआएं मांगेंगे। मुझे वापसी में देर हो सकती है, तुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। देख आईनी, ये अच्छी बात नहीं है। रिश्तेदार बातें बनाएंगे कि घर में बाप के लिए कुरान ख़वानी हो रही है और बेटी बाहर सैर व तफरी के लिए गई हुई है। कोई नहीं मानेगा कि मेरे पास आँखों के इलाज के लिए आई है। इसने रिसीवर पर हाथ रखकर कहा, अंकल मैं अभी आईनी को यहाँ से भेज रही हूँ, वो 1 घंटे के अंदर पहुँच जाएगी। फलक आफ्ताब ने कहा, वहाँ से यहाँ तक 40 मिनट का रास्ता है। ड्राइवर से कहना बहुत एहतियात से गाड़ी चलाए और इसे बाहिफाजत यहाँ से यहाँ ले आए। हम इंतज़ार कर रहे हैं। फलक आफ्ताब ने रिसीवर रख दिया। बेगम आफ्ताब ने पूछा, क्या वो आ रही है? हाँ, अभी वहाँ से निकलने वाली है। बेगम आफ्ताब नागवारी से बड़बड़ाने लगी, ये आपकी बहन ख्वामख्वाह हमारी मुखालिफत कर रही है। क्या आईनी इसके अहमक बेटे को पसंद करेगी? नहीं करेगी। तुम ख्वामख्वाह अंगारों पर लौट रही हो, मेरी बहन के पीछे पड़ गई हो। ये क्यों नहीं सोचती हो कि तुम्हारी बहू भाभी भी आईनी को अपनी बहू बनाना चाहती है? क्यों नहीं सोचती कि तुम्हारी बेवा भाभी भी आईनी को अपनी बहू बनाना चाहती है? वो हैरानी से बोली, ये कैसे हो सकता है? दुर्दाना बेगम भावज थी, भाई साहब का इंतकाल हो गया, अब इनसे कोई भावज का रिश्ता नहीं रहा और फिर वो आईनी की सौतेली माँ है। क्या इसके बेटे से आईनी का निकाह हो जाएगा? बेशक होगा, क्योंकि वो दुर्दाना बेगम का जो बेटा है वो इसके पहले शौहर से है। क्या नाम है इसके बेटे का? मैं भूल जाता हूँ। बेगम ने कहा, जवाद।
हाँ, जव्वाद और ऐनी के दरमियान लहू का कोई रिश्ता नहीं है। हमारी भावज दुर्दाना बेगम मीठी छुरी है, ऐनी को बड़ी मोहब्बतें देती रहती है और इस मीठी छुरी से इसे हलाल कर सकती है, अपने बेटे से इसका निकाह पढ़ा सकती है। हमें इसकी तरफ से ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। खुदा का शुक्र है वो अपनी कोठी में बेटे के साथ रहती है, यहाँ कभी कभी आती है। मैंने तो साफ कह दिया है कि आप आ सकती हैं, आपका बेटा नहीं आ सकता। इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये बात मैंने भी दुर्दाना भाभी से कही थी, इसीलिए जवाद इधर नहीं आता है। मगर इसके ना आने से क्या होता है? ऐनी की ज़िंदगी में आने के लिए कई चोर दरवाजे खुल सकते हैं। साजिशें हमेशा पीठ पीछे हुआ करती हैं। बेगम ने कहा, वो साजिशें कर सकती है तो मैं भी इससे कम नहीं हूँ। अगर ऐनी मेरी बहू ना बन सकी तो इसे किसी की बहू बनने ना दूंगी। हम किसकी शादी का मामला बरसों तक टाले रहेंगे। हम बरसों तक इसके सरपरस्त बनकर इसके सर पर सवार रहेंगे। यहाँ किसी की दाल नहीं गलने देंगे। ऐनी इसी चौक पर नींद दराज थी, इसकी आंखें बंद थी। इसने उरुज से कहा, क्या आँख खोल दूँ? उरुज उसके पास आई। इसने मुस्कुराकर इसे देखा, झुककर इसकी पेशानी को चूमा, फिर कहा, हाँ मेरी जान, आंखें खोल दो और मुझे देखो। ऐनी ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। इसे धुंधला दिखाई दे रहा था। वो बोली, तेरी सूरत सामने है, धुंधली सी दिखाई दे रही है। कोई बात नहीं, इसी पर सब्र कर, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर, कुछ तो दिखाई दे रहा है। अल्लाह ने चाहा तो जल्द पूरी दुनिया को और मुझको साफ देख सकेगी। चल उठ यहाँ से, वहाँ तेरा इंतज़ार हो रहा है। इसने हाथ पकड़कर सहारा दिया। वो सहारे के बगैर भी उठ सकती थी, चल सकती थी, लेकिन मोहब्बत में किसी न किसी बहाने एक दूसरे को छूना ज़रूरी होता है। वो एक दूसरे के हाथ थामकर दरवाजे की तरफ जाने लगी। उरुज ने पूछा, क्या दरवाज़ा दिखाई दे रहा है? हाँ, दरवाजे पर दरवाज़ा है मगर धुंधला सा नज़र आ रहा है। दोनों दरवाजे से निकलकर अस्पताल के कॉरिडोर में आ गई। बाहर ड्राइवर खड़ा था। इसने कहा, गाड़ी ले आऊँ बीबी? बीबी जी घर जाएंगे। ड्राइवर तेज़ी से चलता हुआ वहाँ से चला गया। वो उरुज के साथ चलती हुई अब अस्पताल के अंदर आई। ड्राइवर गाड़ी ले आया। इसने पीछे का दरवाज़ा खोलकर उरुज को वहाँ बिठाते हुए आसपास देखा। फिर ड्राइवर से कहा, अभी दिन की रोशनी है, अंधेरा होने से पहले घर पहुँच जाओ। मैं फ़ोन करके खैरियत मालूम करूँगी। ड्राइवर स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठ गया। उरुज ने खिड़की में झांक कर ऐनी का हाथ थाम कर कहा, तेरे पास मोबाइल फ़ोन है, कोई परेशानी हो तो फ़ौरन मुझे फ़ोन करना। मेरा ध्यान फ़ोन की तरफ रहेगा। अब तो दादी अम्मा की तरह मेरे लिए परेशान ना हो, मैं खैरियत से पहुंच जाऊंगी। खुदा ना खास्ता कोई बात हुई तो मैं तुझे फ़ोन ज़रूर करूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज़। उरुज ने इसके हाथ को थपकते हुए कहा, खुदा हाफिज़। ऐनी ने ड्राइवर से कहा, चलो। इसने कार स्टार्ट की, फिर से आगे बढ़ाया। वो धीमी रफ्तार से चला हुआ अस्पताल के हाथे से बाहर आया। मेन रोड पर आकर मेन रोड पर आ गया और तेज़ी से कार ड्राइवर करने लगा। उरुज ने अपने चैम्बर में आकर फलक आफ्ताब को फ़ोन पर मुखातिब किया। इसी वक्त फ़ोन के पास बेगम आफ्ताब बैठी हुई थी। इसने कहा, हाँ बेटी उरुज, मैं बोल रही हूँ। उरुज ने कहा, आंटी, ऐनी अभी यहाँ से रवाना हुई है, इंशाल्लाह 40 या 50 मिनट में आपके पास पहुँच जाएगी। शुक्रिया बेटी, हम अभी से दरवाजे पर इसका इंतज़ार करेंगे। बेगम आफ्ताब ने रिसीवर रख दिया। फिर अपने बेटे को आवाज़ दी, बाबर कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। दूर से बाबर की आवाज़ सुनाई दी, अम्मी मैं लिबास तब्दील कर रहा हूँ, अभी आता हूँ, ज़रा इंतज़ार करें। ये तुम क्या हर वक्त बने संवरे रहते हो? लिबास बदलने की क्या ज़रूरत है? कहाँ जा रहे हो?
वो बोलती हुई बेटे के कमरे की तरफ आई। बेटे ने कमरे से निकल कर टी शर्ट के बटन लगाते हुए कहा, आप तो इस सर पर सवार हो जाती हैं, क्या बात है, ऐसी जल्दी क्या है, कहीं नहीं आ रही है, क्या इसने फ़ोन किया था? हाँ, उरूज ने फ़ोन किया था, वो अभी अस्पताल से रवाना हुई है, 20 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगी। 20 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगी, तुम दरवाजे पर जाओ। वो बेजार होकर बोला, ओ मम्मी, आप क्या चाहती हैं? क्या मैं अभी से दरवाजे पर दरबान बनकर पहुँच जाऊँ? बेटा, इसके लिए दरबान भी बनना पड़े तो बन जाओ, जो कहती हूँ करते जाओ। जा रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता इस अंधी से कैसे बात बनेगी। वो तो मुझे ठीक तरह से देख भी नहीं पाती। मैंने सुना था मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन इसमें अंधी को मोहब्बत से कोई मोहब्बत नहीं है। मैं कई बार आजमा चुका हूँ। मायूस नहीं होना चाहिए, कोशिश करते रहो। तुम्हारे डैडी भी कोशिश कर रहे हैं। मैं इसे बहू बना कर रहूँगी। आप ज़बरदस्ती रिश्ता कराना चाहती हैं, मैं नहीं चाहता। जब तक इसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं बनी, मैं शादी के लिए हाँ नहीं कहूँगा। फजूल बातें ना करो। अगर तुम इनकार करोगे तो मैं तुम्हारे भाईजान से इसकी शादी करा दूँगी। बाबर ने हैरानी से माँ को देखा, फिर कहा, भाईजान की शादी हो चुकी है? आप जानती हैं मैं अपनी भाभी से कितनी मोहब्बत करता हूँ। क्या आप मेरी भाभी पर शौकन लाएंगी? और क्या करूँ, शादी को 5 साल वर्ष और क्या करूँ, शादी को 5 बरस हो चुके हैं और दूर दूर तक औलाद का नाम और निशान नहीं है। आइंदा नस्ल बढ़ाने के लिए औलाद ज़रूरी होती है और मैं अपने पोते और पोतियों के लिए दूसरी बहू ज़रूर लाऊंगी। वो बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई। आईनी कार की सीट पर बैठी हुई थी। कार अपनी मखसूस रफ्तार से चली जा रही थी। पिछली सीट पर इसके करीब ही मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था। दाएं बाएं से गुजरने वाली रोशनी एनी के चेहरे पर मोबाइल फ़ोन पर पड़ती थी, फिर वो रोशनी गुजर जाती थी, अंधेरा छा जाता था। वो तारीकी में बैठी अपने दाएं तरफ खिड़की से बाहर देखती थी और कई खुमखुमे ऐसे दिखाई देते थे जैसे कहीं चिराग टमटमा रहे हों। मैं पिछली सीट पर इसके पास मौजूद था। कुछ होने वाला था, और जब कुछ होने वाला होता है तो मुक़द्दर आसपास ही होता है, क्योंकि मैं मुक़द्दर हूँ, हर एक के साथ रहता हूँ। सामने बैठा हुआ ड्राइवर विंड स्क्रीन के पार देख रहा था और कार ड्राइवर कर रहा था। मैं इस ड्राइवर का भी मुक़द्दर हूँ, वो सोच रहा था और कुछ परेशान सा था। इसने सर घुमाकर ऐनी की तरफ देखा, फिर इसने इससे कहा, बीबी जी, एक बात पूछो? हाँ पूछो, क्या बात है? क्या आपको बाहर कुछ दिखाई दे रहा है? बाहर अंधेरा है, क्या दिखाई देगा? विंड स्क्रीन के बाहर कभी कभी आने वाली कार की हेडलाइट से रोशनी दिखाई देती है, फिर अंधेरा छा जाता है। भाई ये तुम क्यों पूछ रहे हो? वो हिचकिचाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही। आप ही अच्छी बीबी जी हैं, मुझ पर मेहरबान रहती हैं। मुझे आपके बारे में सोचकर अफसोस होता है। क्या मैं कार के अंदर दिखाई दे रहा हूँ? हाँ, धुंधले से दिखाई दे रहे हो और सर घुमाकर मेरी तरफ देख रहे हो। तुम्हें सामने देखकर ड्राइवर की तरफ ध्यान देना चाहिए। वो सर घुमाकर विंड स्क्रीन के बाहर देखने लगा। ऐनी मुलाजिमों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आया करती थी। इन्हें तनख्वाह के अलावा अच्छी खासी रकमें देती रहती थी। सभी इसे दिलो जान से चाहते थे। वो ड्राइवर भी इसकी तारीफ़ें करता था, लेकिन एहसान फरामोश था और अभी एहसान फरामोशी का मुजाहरा करने वाला था। कार की रफ्तार सुस्त होने लगी, फिर वो हल्के हल्के झटके खाने लगी। ऐनी ने पूछा, क्या हो गया? पता नहीं बीबी जी, कोई खराबी पैदा हो गई है, मैं अभी चेक करता हूँ। इसने ड्राइवर के पास जाकर इसने ज़रा आगे जाकर कार सड़क के किनारे रोक दी, फिर स्टीयरिंग सीट से उतरकर सामने की तरफ गया और बोनट खोलकर इंजन की तरफ झुक गया। झुकने के बाद सड़क के दोनों तरफ दाएं बाएं चोर नज़रों से देखने लगा। ऐसे ही वक्त सड़क के एक तरफ
ढलान से एक शख्स उभर आया। इसके हाथ में रिवॉल्वर था। सड़क के दूसरी तरफ से दूसरा शख्स उभरते हुए आए। इनमें से एक के हाथ में लंबा सा छुरा था। वो दबे कदम चलते हुए चुपते हुए बोनट के करीब ड्राइवर के पास आया। रिवॉल्वर वाले ने सरगोशी में पूछा, क्या वो देख सकती है? ड्राइवर ने कहा, हाँ, इसे धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। मुझसे हाथापाई शुरू कर दो। इसे मालूम होना चाहिए मैं इसे बचाने के लिए तुम लोगों से लड़ झगड़ रहा हूँ। ऐनी पिछली सीट पर बैठी सामने विंड स्क्रीन की तरफ देख रही थी। बोनट उठा हुआ था, फिर भी हेडलाइंस की रोशनी में चंद साये से हरकत करते हुए दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ से गत्तम गुत्ता थे, कभी अलग हो रहे थे, कभी एक दूसरे से भिड़ जाते थे। वो परेशान हो गई। इसने फौरन ही पास रखे हुए मोबाइल फ़ोन को उठाया, नंबर पर पंच किए, फिर कान से लगाकर सुनने लगी। जल्दी उरुज की आवाज़ सुनाई दी। हेलो ऐनी, मैं बोल रही हूँ। खैरियत से हो? नहीं, शायद खैरियत नहीं है, कार में ख़राबी हो गई है। ड्राइवर इसे दुरुस्त कर रहा था। इसी वक्त मुझे 2-3 शख्स से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं? ऐसे वक्त हाजिर दिमागी से काम लो। फौरन ही कार से बाहर निकलकर किसी तरह सड़क के किनारे चलते हुए मदद के लिए पुकारो। वहाँ से गाड़ी गुजर रही होगी। एक तन्हा लड़की देखकर कितने ही गाड़ियाँ वाले मदद के लिए रुक जाएंगे। वो फौरन ही कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगी। फ़ोन कान से लगा हुआ था। उरुज कह रही थी, फ़ोन बंद ना करना, मुझसे राब्ता जारी रखना, मैं अभी तुम्हारे पास पहुंच रही हूँ। वो कार से निकलकर बाहर आई तो पिछली तरफ गहरी तारीकी थी। वो अब तक सामने की तरफ हेडलाइंस की रोशनी में देख रही थी, इसलिए आंखें धुंधला गई थी। तारीकी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी दोनों हाथ फैलाकर अंधेरे में रास्ता टटोलती हुई आगे बढ़ने लगी। मैं इसका मुकद्दर था, इसके साथ चल रहा था, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं कर रहा था। वो मदद के लिए चीखना चाहती थी, मैं ऐसा नहीं चाहता था। इसका चीखना फजूल होता। इस वीराने रास्ते में कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। फिर इसकी चीख सुनकर वो गुंडे फौरन ही इसकी तरफ आ सकते थे। अभी तो वो तीनों ड्रामाई सीन पेश कर रहे थे और इस ड्राइवर से हाथापाई का मुजाहरा कर रहे थे। मैं चाहता था कि गुंडों के हाथ ना आए। वो तारीकी में संभल कर कदम बढ़ा रही थी, डगमगा रही थी। मैंने एक चुटकी बजाई तो वो ठोकर खाकर औंधे मुँह गिर पड़ी। इसके हलक से एक खरा निकली। मैंने दूसरी चुटकी बजाई तो फ़ोन इसके हाथ से छट कर गिर पड़ा। फिर वो फ़ोन ढलान की तरफ चला गया। पता नहीं तारीकी में कहाँ जाकर पहुँचा होगा। वैसे मैंने इसे मोबाइल फ़ोन से महरूम कर दिया था। सरासर मेरी ज़्यादती थी, लेकिन मैं हाथ की लकीरों के मुताबिक समझता हूँ कि मुझे किस वक्त क्या करना चाहिए। वो औंधे मुँह सड़क के किनारे पड़ी हुई थी और कराते हुए उठ रही थी। मैंने इसे सड़क के दूसरी तरफ जाने पर मजबूर किया। वो अंधेरे में संभल कर कदम बढ़ाती हुई दूसरी तरफ आई। इसी वक्त वो किसी को नज़र आ रही थी। वो इस वक्त हेडलाइंस की रोशनी में एक दूसरे से उलझे हुए थे और कार के पीछे नीम तारीकी में देख नहीं सकते थे कि वो कहाँ जा रही है। इसी वक्त ड्राइवर ने झंझला कर कहा, कब तक ये सीन करते रहोगे? अब मुझे ज़ख्मी करो और इसे पकड़ो, वरना कहीं भाग जाएगी। जिसके हाथ में छुरा था, इसने एक हाथ चलाया। छुरे की नोक ड्राइवर के बाजू को हल्का सा चीरती हुई गुजर गई। ड्राइवर के हलक से एक चीख निकली। दूसरी तरफ ऐनी भी घबरा कर चीख पड़ी। आगे बढ़ते वक्त इसका एक पाँव ढलान की तरफ गया था। वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी, गिर पड़ी और गिरती हुई ढलान से नीचे की तरफ जाने लगी। इसकी और ड्राइवर की चीख गुड़मुड़ हो गई। वो बहुत दूर थी, इसलिए इसकी चीख ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो सकी। वो तीनों सुन ना सके। इसे ज़ख्मी करने के बाद तेज़ी से चलते हुए पिछली सीट की तरफ आए। ड्राइवर ने सोचा था कि चाकू से हल्की
खराश पड़ेगी, वो इसे बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन खराश पड़ते ही ऐसी शदीद जलन होने लगी थी जैसे पूरा जिस्म में आग भर गई हो। वो औंधे मुँह सड़क पर खड़ा एक हाथ उठाकर इन तीनों को आवाज़ देता जाता था, मगर अब अलग से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि चाकू का मामूली सा जख्म इसके अंदर जहरीली आग भर देगा। आदमी नहीं समझता, इसे आखिरी वक्त मुक़द्दर समझाता है, मगर वक्त गुजर चुका होता है। इसने ऐनी के दुश्मनों का साथ दिया था, इसने इनसे 50,000 रुपये लिए थे, इस बात का वायदा किया था कि वो इस वीराने में गाड़ी रोक देगा। इसके बाद वो गुंडे ऐनी से निमट लेंगे और इस ड्राइवर को जाने देंगे, लेकिन ऐनी के खिलाफ साजिश करने वाले ताउन नहीं थे। वो जानते थे कि ड्राइवर जिंदा घर वापस जाएगा और पुलिस वाले इसकी पिटाई करेंगे, वो सच उगल देगा। लिहाजा कुछ उगलने से पहले ही इसे चाकू के फल को जहरीला बना दिया गया था। इस तरह इसके हाथ की लकीर इस वीरान सड़क पर आकर टूट गई थी और मैं इसके मुकद्दर की लकीर आगे नहीं बढ़ा सकता था, इसलिए रुक गया था। मैं रुकता हूँ तो सांस रुक जाती है। इसकी सांस रुक चुकी थी। वो बीच सड़क पर मुर्दा पड़ा हुआ था। वो तीनों बदमाश दौड़ते हुए कार की पिछली सीट की तरफ आए तो सीट खाली थी। एक ने कहा, ये कहाँ चली गई? दूसरे ने कहा, इस तरफ देखो। तीसरी तरफ कार का दरवाज़ा खुला है, वो इधर से गई है। वो सब तेज़ी से इसे खुले दरवाजे की तरफ आए। ऐनी इसके मुखालिफ सिमत सड़क के दूसरी तरफ ढलान में गिरी थी। वहाँ से उठकर रेंगती हुई आगे बढ़ गई थी, फिर दोनों पैरों पर खड़ी हो गई थी। चारों तरफ देख रही थी। दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा था। बहुत दूर रोशनी के छोटे छोटे नुक्ते दिखाई दे रहे थे। नज़रें कमज़ोर थी। वो इसी हद तक देख सकती थी। बहरहाल ये अंदाज़ा हो गया था कि इधर आबादी होगी और वहाँ इसकी मदद करने वाले मिल जाएंगे। लिहाजा दोनों हाथ बढ़ाकर रास्ता टटोलते हुए आगे बढ़ने लगी। वो तीनों सड़क के दूसरी तरफ थे और गहरी तारीकी में थे। दूसरी तरफ गाड़ी की हेडलाइंस की वजह से तारीकी भी गहरी तारीकी लग रही थी। मैं इन्हीं दूसरी तरफ भटकाना चाहता था, इसलिए एक ने चौंक कर कहा, सुनो, कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। वो तीनों तवज्जो से सुनने लगे। ढलान की पुश्ती से मोबाइल फ़ोन से उरूज की आवाज़ आ रही थी। हेलो ऐनी, तुम कहाँ हो? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? वो तीनों संभल कर ढलान से उतरते हुए फ़ोन के पास पहुँचे। एक ने इसे उठाकर आवाज़ सुनी। उरूज ऐनी को पुकार रही थी। इसने फ़ोन को बंद करते हुए कहा, फ़ोन इधर गिरा हुआ है, वो इसी तरफ आगे गई है। किसी ने कहा, वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, चलो। वो अंधेरे में आगे फाड़ कर आगे बढ़ने लगे। अब वो तारीकी के आदी हो गए थे, इसलिए किसी हद तक देखकर आगे बढ़ सकते थे और बढ़ते जा रहे थे। मैं भटकाता हूँ तो भटकना ही पड़ता है। उरूज बुरी तरह बदमाश हो गई थी। अचानक ही फ़ोन का राब्ता ख़त्म हो गया था। किसी ने फ़ोन बंद कर दिया था। अब इसकी आवाज़ ऐनी तक नहीं पहुंच सकती थी। इसने एक ड्राइवर को बुला कर कहा, एक इमरजेंसी है, मैं जा रही हूँ, मेरे कमरे को लॉक कर दो। वो अपना बैग उठाकर मोबाइल फ़ोन पर नंबर पंच करती हुई कमरे से बाहर आई। इस फ़ोन को कान से लगाकर इंतज़ार करने लगी। राब्ता कायम होते ही इसने कहा, अंकल, गज़ब हो रहा है, ऐनी गुम हो गई है। दूसरी तरफ से फलक आफ्ताब ने परेशान होकर पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? वो कैसे गुम हो गई? वो फ़ोन कान से लगाए अस्पताल के कॉरिडोर से गुजरते हुए कह रही थी, थोड़ी देर पहले मैंने ऐनी को फ़ोन किया था। वो कह रही थी कि कार के सामने हेडलाइंस की रोशनी में इसे 3-4 साए लड़ते झगड़ते दिखाई दे रहे हैं।
तो मैंने इसे मशवरा दिया वो कार से बाहर निकलकर सड़क के किनारे खड़ी हो जाए और मदद के लिए पुकारना शुरू कर दे। मैं वहाँ पहुँच रही हूँ। दूसरी तरफ से फलक आफ्ताब ने कहा, बात मुख्तसर करो, ये बताओ फिर क्या हुआ, वो कहाँ है? वो बोली, यही तो कह रही हूँ कि थोड़ी देर बाद इसकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी। ऐसा लगता है जैसे फ़ोन किसी ने छीन लिया हो। मैं चीख कर ड्राइवर को भी मुखातिब कर रही थी, लेकिन बरही आवाज़ जैसे इन तक पहुँच ही नहीं मेरी आवाज़ जैसे इन तक पहुँच ही नहीं रही थी। फिर फ़ोन अचानक ही बंद हो गया। वो बोलती हुई बाहर आई। बाहर इसी कार पार्किंग एरिया में खड़ी हुई थी। वो कार में बैठते हुए बोली, मैं अभी रास्ते पर जा रही हूँ, प्लीज़ आप भी फ़ौरन चले आइए। वो कार के स्टीयरिंग सीट पर बैठकर इसे स्टार्ट करने लगी। दूसरी तरफ से फलक आफ्ताब ने कहा, मैं भी आ रहा हूँ। हमारे घर से तुम्हारे अस्पताल तक एक ही रास्ता है, जहाँ ट्रैफिक की भीड़ नहीं होती और ऐनी अक्सर इसी रास्ते से गुजरती है। मैं वहीं आ रहा हूँ। पुरुष ने फ़ोन बंद कर दिया, फिर कार को आगे बढ़ाते हुए अस्पताल के आते से बाहर जाने लगी। इधर फलक आफ्ताब ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। बेगम आफ्ताब अपने बेटे को आवाज़ देने लगी, बाबर तुम कहाँ हो? फ़ौरन हमारे साथ चलो, ऐनी मुसीबत में पड़ गई है। दूसरी तरफ फलक नाज ने अपने बेटे को आवाज़ें देने लगी, अदनान फ़ौरन आओ, हमें अपनी गाड़ी लेकर जाना है, ऐनी को तलाश करना है, वो किसी प्रॉब्लम में है। फलक आफ्ताब ने कहा, अदनान कुरान खानी करने वालों को खाना खिला रहा है, इसे यहीं रहने दो, हम जा रहे हैं। फलक नाज बोली, भाईजान आप अपने बेटे को यहाँ मेहमानों के पास छोड़ दें, इसका जाना ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर बेगम आफ्ताब ने कहा, क्या तुम्हारे बेटे अदनान का जाना ज़रूरी है? तुम चाहती हो तुम्हारा बेटा ऐनी को तलाश करेगा, क्रेडिट हासिल कर ले और मेरा बेटा यहाँ घर में रह जाए? अदनान ने आकर पूछा, अम्मा क्या बात है? फलक नाज ने इसका हाथ पकड़ते हुए दरवाजे की तरफ खींचते हुए कहा, हमें फ़ौरन जाना है, गाड़ी निकालो, ऐनी किसी प्रॉब्लम में है। मेरा बेटा ज़हीन है, दिलेर है, ऐनी को मुसीबतों से निकाल कर लाएगा। वो कहती हुई बाहर चले गई। बेगम ने अपने मियाँ से कहा, वो हमसे पहले जा रही है, अगर ऐनी को ढूंढ लेगी तो ऐसे कारनामे की हर जगह पब्लिसिटी करती फिरेगी। आप खड़े क्या हैं? फ़ौरन चलें। दोनों भी तेज़ी से चलते हुए बाहर आए। वहाँ दोनों कारें खड़ी हुई थी। अगली कार में फलक नाज बैठी हुई थी और इसका बेटा ड्राइविंग सीट पर था। वो कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाता हुआ आते से बाहर जा रहा था। बेगम आफ्ताब ने अपने बेटे से कहा, बाबर तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? क्या अपनी कार इसके आगे ले जाकर नहीं खड़ा कर सकते? वो स्टीयरिंग सीट पर बैठते हुए बोला, मम्मी आप फिक्र ना करें, फ़ौरन बैठें, हम इनसे आगे निकल जाएंगे। मैं मुक़द्दर हूँ, इंसान की हाथ की लकीरों पर चलता हूँ। अब यहाँ दूसरा पार्ट इख्तिताम को पहुँच रहा है और तीसरे पार्ट इसके बाद में तीसरा पार्ट शुरू करूँगा इंशाअल्लाह। इस पार्ट से एंजॉय कीजिए। ये दूसरा पार्ट ख़त्म हुआ। मोहिउद्दीन नवाब का बेहतरीन नावल मुक़द्दर।